दोस्तों, आज के समय में अगर थोड़ा पीछे जाए तो एक वक्त ऐसा था जब भारत की सेना में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर हथियार रूस से आता था। टैंक हो, फाइटर जेट हो या मिसाइल सिस्टम, रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर था। लेकिन वक्त बदला। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और साथ ही भारत की जरूरतें भी बदलने लगीं। भारत ने यह समझ लिया कि किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना लंबे समय में नुकसानदेह हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि हथियारों के मामले में भारत ने रूस से थोड़ी दूरी बनानी शुरू की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां हथियारों में निर्भरता कम हुई, वहीं तेल के मोर्चे पर तस्वीर उलट गई। यूरोप ने जब रूस से दूरी बनाई तो भारत ने मौके को समझा और डिस्काउंटेड रेट पर रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया और यहीं से पश्चिमी देशों की परेशानी शुरू हुई। खास तौर पर अमेरिका को भारत पर दबाव डाला गया। अतिरिक्त टैरिफ की बातें हुई, कुछ भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाने की चेतावनियां दी गईं। भारत ने शोर नहीं मचाया, ना ही टकराव बढ़ाया। तेल की खरीद में थोड़ी कटौती जरूर की, लेकिन खेल पूरी तरह बदला नहीं। और अब भारत ने एक और ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। तेल और हथियारों के बाद अब सोना। जी हां, इस वक्त रूस से लगातार कई टन सोना भारत आ रहा है, शांति से, बिना ज्यादा हंगामे के। ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ कमोडिटी नहीं होता, यह आर्थिक ताकत का संकेत भी होता है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। ब्रिक्स का अहम सदस्य ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फोन पर लंबी बातचीत भी हो चुकी है। दरअसल इस समय भारत एक तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी का केंद्र बनता जा रहा है। एक के बाद एक दुनिया के बड़े नेता भारत का रुख कर रहे हैं। जर्मनी के चांसलर, यूएई के राष्ट्रपति, यूरोपीय यूनियन की प्रमुख और अब फ्रांस के राष्ट्रपति भी। ऊपर से इस बार की ब्रिक्स समिट भी भारत में ही होने जा रही है, यानी ब्रिक्स के सभी बड़े देश खुद भारत आएंगे। तो सवाल बड़ा है, ब्राजील के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की बातचीत में आखिर क्या तय हुआ? और रूस, गोल्ड, ब्रिक्स और लगातार बढ़ती भारत की कूटनीतिक पकड़ दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आगे एक एक करके खोलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत और रूस के लेन देन की। दरअसल सच्चाई ये है कि जब ट्रंप वापस आए तो अमेरिका ने बिना किसी झिझक के भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खुले तौर पर कहा गया, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो समझो यूक्रेन की लड़ाई को पैसा दे रहे हो। अगस्त 2025 में अमेरिका ने इस पर टैक्स का नया थप्पड़ भी मार दिया। पहले से टैक्स थे, ऊपर से नए टैरिफ जोड़ दिए गए और कुल बोझ लगभग 50% तक पहुंच गया। सीधा सा संदेश था, या अमेरिका के साथ रहो या रूस के। लेकिन भारत ने जैसे ही पीछे हटने की सोची, हालात ने उसे चेताया। देश की एनर्जी सिक्योरिटी कोई हल्की चीज नहीं। तेल महंगा हुआ या सस्ता, भारत की अर्थव्यवस्था चलती है, यही सबसे बड़ा फैक्ट। तो भारत ने थोड़ी दूरी बनाई, लेकिन पूरी तरह हाथ नहीं खड़े किए। और तभी रूस ने एक चाल चली जिसकी शायद अमेरिका ने कल्पना भी नहीं की थी। रूस ने डॉलर के दायरे से बाहर निकलने का रास्ता अपनाया। जहां अमेरिका बैंकिंग सिस्टम और डॉलर के सहारे दबाव डालता, वहीं रूस ने सोने के माध्यम से भारत से ट्रेड शुरू कर दिया। मतलब अब तेल की जगह सोना हब बन गया। रिपोर्ट्स की माने तो जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच रूस ने भारत को $50 मिलियन से ज्यादा का सोना भेजा। सोचिए, 2021 के बाद 4 साल तक ये गोल्ड ट्रेड लगभग ठप पड़ा था और अचानक इतनी तेजी। इसका मतलब साफ है, रूस भारत के साथ फिर से स्ट्रॉन्ग मोड में है। अगस्त में एक बड़ी खेप आई, करीब $23.4 मिलियन का, और अक्टूबर में दूसरा शिपमेंट $26.9 मिलियन का। इन दो शिपमेंट्स ने पूरी कहानी साफ कर दी। रूस ने भारत को गोल्ड एक्सपोर्ट के मामले में वापस अपने मुख्य पार्टनर की तरह स्थापित कर दिया। तो सवाल उठता है, इतनी अचानक गोल्ड की मांग में इतना बड़ा उछाल क्यों आया? असल में जवाब छिपा है भारत की बढ़ती सोने की डिमांड में। दोस्तों, भारत सिर्फ गहनों के लिए ही सोना नहीं मंगवाता। ये हमारी परंपरा, आस्था और निवेश का अहम हिस्सा है। शादी ब्याह हो या कोई बड़ा त्योहार, हर जगह सोना अपनी जगह रखता है। और जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, शेयर मार्केट उतार चढ़ाव दिखाता है या डॉलर कमजोर पड़ता है, तो निवेशक भी सोने को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में भारत की गोल्ड डिमांड में लगभग 16.5% का उछाल आया। कुल मांग पहुंची $50.7 बिलियन। त्योहार, शादी का सीजन और ग्लोबल मार्केट की अनिश्चितता, सब ने मिलकर इस बढ़ोतरी को और तेज किया। मतलब साफ है, भारत में गोल्ड हमेशा सुरक्षित बंदोबस्त रहा है और अब वो और मजबूत हुआ है।
अब रूस की तरफ देखें। अमेरिका और यूरोप ने उस पर जो पाबंदियां लगाईं, उससे रूस को नए मार्केट की तलाश थी, और वही मार्केट भारत। रूस ने भारत को मौका दिया और भारत ने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। सोने का यह व्यापार भारत के लिए सिर्फ गहने नहीं बल्कि रणनीतिक फायदा भी है। इससे हम अपने गोल्ड सोर्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मतलब अब कुछ चुनिंदा देशों पर पूरी निर्भरता नहीं रही। और हाँ, ये गोल्ड ट्रेड अब भारत और रूस के बीच बढ़ते आर्थिक रिश्तों का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पिछले कुछ सालों में ऊर्जा, कमोडिटी, रक्षा सब में दोनों देश करीब आए हैं, और अब सोना भी इस साझेदारी का नया स्ट्रॉन्ग स्तंभ बन गया है। अब जरा आगे की तस्वीर समझो। भारत में सोने की डिमांड अभी कमजोर पड़ने वाली नहीं है। शादियां हो, बचत हो या भरोसा, सोना भारत में आज भी सबसे सेफ माना जाता है। और ऊपर से दुनिया के बाजार में गोल्ड के रेट भी मजबूत चल रहे हैं। तो ऐसे माहौल में भारत और रूस के बीच सोने का लेन देन रुकने वाला नहीं बल्कि बढ़ सकता है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रही है। क्यों? क्योंकि सोना तेल या डॉलर जैसा नहीं है जिस पर एक साइन करके सीधा बैन लगा दो। सोने पर रोक लगाना इतना आसान नहीं होता। यही वजह है कि यह गोल्ड डील अमेरिका के लिए साइलेंट टेंशन बन चुकी है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नजर डालते हैं दूसरे कोने पर, ब्राजील। आज की दुनिया का हाल देखो, कहीं युद्ध, कहीं मंदी, कहीं महंगाई और हर तरफ अनिश्चितता। ऐसे समय में भारत खुद को सिर्फ देखने वाला देश नहीं बल्कि स्टेबल पावर के रूप में पेश कर रहा है। यूरोप के साथ बड़ी डील, ग्लोबल साउथ की अगुवाई और हर बड़े फोरम पर एक्टिव रोल। इसी बीच 22 जनवरी को एक अहम कॉल होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच। ये कोई हेलो हाय वाली कॉल नहीं थी। ये बातचीत थी बदलती दुनिया में एक दूसरे का हाथ मजबूत पकड़ने की। दोनों नेताओं ने साफ माना, आज ग्लोबल साउथ के देशों को अलग अलग नहीं एक साथ चलना होगा, क्योंकि बड़े देश अपने फैसलों का बोझ अक्सर विकासशील देशों पर डाल देते हैं। मोदी जी ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत ब्राजील रिश्तों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है और आगे ये और मजबूत होंगे। लूला ने भी साफ कहा, भारत के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ब्राजील की प्राथमिकता है और इसकी एक बड़ी वजह है, दोनों देश सिर्फ दोस्त नहीं, ब्रिक्स के मजबूत पिलर हैं। भारत और ब्राजील दोनों के पास ग्लोबल साउथ की आवाज दुनिया तक पहुंचाने की ताकत है। बातचीत में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार पर भी बात हुई। दोनों ने माना, आज की ग्लोबल सिस्टम असल दुनिया को सही से रिप्रेजेंट नहीं करती। अगर फैसले न्याय संगत चाहिए तो विकासशील देशों को ज्यादा जगह देनी होगी। गाजा में शांति, मल्टीपोलर वर्ल्ड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इन मुद्दों पर भी दोनों की सोच लगभग एक जैसी दिखी। यानी साफ है, भारत और ब्राजील सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे, दुनिया को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। अब जरा ग्राउंड लेवल पर देखो, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में दोनों देशों की साझेदारी गहरी हो रही है। ये रिश्ते अब फाइलों में नहीं, काम में दिख रहे हैं। और इसी का अगला पड़ाव है भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट, जहां ब्राजील के राष्ट्रपति लूला खुद मौजूद रहने वाले हैं। मतलब साफ है, आने वाले समय में ब्रिक्स सिर्फ मीटिंग क्लब नहीं बल्कि एक एक्टिव पावर ब्लॉक बनने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है 26 जनवरी, यानी आज है गणतंत्र दिवस। इसलिए आप सभी भारतीय भाई कमेंट में भारत माता की जय लिखकर इस दिन को और ज्यादा खास जरूर बनाएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।